हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो लेट अस सी। सबसे पहले ऑटो एन विट 1867 in 1867 he coined the name क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। ऑटो एन विट ने 1876 में क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम नाम जो है वो सबसे पहले यूज़ किया था। अब देखते हैं क्रोमोफोर क्या है। एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड इन द यूवी और विजिबल रेंज इज कॉल्ड एज क्रोमोफोर। कोई भी ऐसा असंयुग्मित, आइसोलेटेड यानी असंयुग्मित और कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ ग्रुप जो कि यूवी विजिबल रेंज में या यूवी विजिबल रीजन में अभिलाक्षणिक एब्जॉर्प्शन, अभिलाक्षणिक अवशोषण प्रदर्शित करता है, वो क्रोमोफोर कहलाता है। यहाँ सिर्फ अवशोषण की बात कही गई है, रंग की बात नहीं कही गई है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द क्रोमोफोर विल प्रोड्यूस कलर बिकॉज एब्जॉर्प्शन बाय आइसोलेटेड ग्रुप डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। ये ज़रूरी नहीं है कि क्रोमोफोर जो है किसी भी यौगिक को कलर दे देगा, क्योंकि उसके द्वारा अवशोषण जब होता है और ऐसी स्थिति में जबकि वो असंयुग्मित हो यानी आइसोलेटेड हो, दूसरे ग्रुप, दूसरे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो संयुग्मित ना हो, ऐसी स्थिति में क्रोमोफोर का जो अवशोषण है वो कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, असंयुग्मित है। क्रोमोफोर के प्रकार से ही हमें पता पड़ जाएगा कि क्रोमोफोर में है क्या। देखिए, क्रोमोफोर में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या दोनों होंगे। सिर्फ एन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके साथ एन भी हो सकते हैं, या पाई और एन दोनों हो सकते हैं, या केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ऐसे जो यौगिक होंगे, ऐसे जो ग्रुप होंगे, यौगिक नहीं, ऐसे जो ग्रुप होंगे वो क्रोमोफोर कहलाते हैं। तो क्रोमोफोर दो प्रकार के हैं। क्रोमोफोर्स कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पहला प्रकार ये है जिनमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन हो, विच एग्जिबिट पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन, पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन या संक्रमण वो प्रदर्शित करते हो, जैसे कि इथिलीन, एसिटिलीन इत्यादि। दूसरे प्रकार के जो क्रोमोफोर हैं वो N2 पाई एस्ट्रिस्क और पाई 2 पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनमें N इलेक्ट्रॉन्स होता है और साथ के साथ उनमें पाई सिस्टम भी होता है। अकेला अगर N इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्रोमोफोर नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्रोमोफोर्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विच एग्जिबिट बोथ N2 पाई एस्ट्रिस्क एंड पाई 2 पाई एस्ट्रिस्क। तो दूसरे प्रकार के क्रोमोफोर वो हैं जो N इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं और वो ये दोनों संक्रमण ट्रांजिशन यूवी विजिबल रेंज में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि कार्बोनाइल, एजो और नाइट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोमोफोर में पाई सिस्टम का होना ज़रूरी है, उसके साथ N हो या ना हो। लेकिन सिर्फ N हो तो क्रोमोफोर नहीं होगा, N और पाई मिलाकर भी क्रोमोफोर होगा, केवल पाई हो, पाई सिस्टम हो तो भी क्रोमोफोर होगा, लेकिन उसमें जो है अगर संयुग्मन हो तो वो बेहतर होगा। संयुग्मन यानी ऑल्टरनेट या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। सो पॉइंट्स टू कंसिडर टू आइडेंटिफाई ए क्रोमोफोर। किसी भी क्रोमोफोर को आइडेंटिफाई, उनकी पहचान करने के पॉइंट्स क्या हैं? देयर आर नो सेट रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के आइडेंटिफिकेशन या उनकी पहचान के लिए कोई सेट रूल, कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी हम उनकी पहचान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द रीजन 270 to 350 nm। अगर कोई अवशोषण बैंड है जो कि 270 नैनोमीटर से लेकर 350 नैनोमीटर के बीच में है, उसकी इंटेंसिटी कम है, 10 से लेकर 10 से लेकर 100, दैट इज़ लो इंटेंसिटी, दीज आर ड्यू टू N2 पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये लैम्डा मैक्स की रीजन हो, ये ई मैक्स की रीजन हो, तो फिर वो N से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन होगा और उसमें कार्बोनाइल ग्रुप
के उपस्थित होने की या कार्बोनाइल ग्रुप एज क्रोमोफोर के होने की संभावना होती है। एब्जॉर्प्शन बैंड्स नियर 300 nm, अगर 300 nm के पास अवशोषण बैंड है और वो इंडिकेट करता है कि 2 या 3 डबल बॉन्ड उसके अंदर होंगे, यानी ऐसे में पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन होगा। एब्जॉर्प्शन बैंड्स विद Emax फ्रॉम 10,000 to 20,000, देखिए 10,000 20,000 अगर इससे तुलना करें तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस तरह की ट्रांजिशन है जो हाई इंटेंसिटी ट्रांजिशन है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर इस तरह का कोई हाई इंटेंसिटी पीक आ रहा है तो फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा, जिसमें कि N से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन और पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन दोनों ही होंगे। और इसके अंदर क्योंकि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है तो संयुग्मन का विस्तार हो रखा हुआ है और इसका जो इंटेंसिटी इसीलिए ज़्यादा होता है, तीव्रता ज़्यादा होती है क्योंकि संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला इसके अंदर है। एब्जॉर्प्शन बैंड्स विथ Emax 1,000 to 10,000, अगर इसके बीच में कोई एब्जॉर्प्शन बैंड है जिसका इंटेंसिटी इस रेंज में है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, यानी जो एरोमेटिक सिस्टम है वो क्रोमोफोर के रूप में उस यौगिक के अंदर होगा अगर कोई जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी इस रेंज में आती है। आइए देखते हैं हेलोक्रोमिज्म के बारे में। हेलोक्रोमिज्म क्या है? वो क्रोमोफोर में पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है और ये इंटरव्यूज़ या वाइवा में पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है। हम जो है टाइट्रेशंस पढ़ते हैं और टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने अगर ब्यूरेट में NaOH लिया है या बेस लिया है और हमने यहाँ पर अगर हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया उसके अंदर अगर हमने एसिड लिया है तो ऊपर हमने NaOH और नीचे एसिड लिया है, तो जैसे ही अंतिम बिंदु आता है तो यहाँ देखते हैं आप कि कलरलेस या रंगहीन से अंतिम बिंदु पड़ने पर जो है वो कलर इसका पिंक में चेंज हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पिंक में चेंज इसलिए होता है क्योंकि हमने उसके अंदर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला होता है। तो हेलोक्रोमिज्म क्या है? ये क्रोमोफोर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हेलोक्रोमिज्म अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस कलर विद पीएच। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड अगर अपना कलर चेंज कर देता है पीएच के साथ, यानी विजिबल रीजन में, तो उस प्रक्रिया को हेलोक्रोमिज्म कहा जाता है। हेलोक्रोमिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पीएच इंडिकेटर। जो पीएच के सूचक होते हैं, अंतिम बिंदु की सूचना हमें देते हैं, वो हेलोक्रोमिज्म प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि फिनोल्फथलीन। और इनका इस तरह के इंडिकेटर का whose molecular structure changes upon changes in the surrounding pH, इनका जो pH के साथ इनका molecular structure चेंज हो जाता है, इसीलिए इनका जो अवशोषण है लैम्डा मैक्स वो भी चेंज हो जाता है, उसकी तीव्रता भी चेंज हो जाती है और Emax और लैम्डा मैक्स चेंज हो जाता है, इसलिए कलर चेंज हमें मिलता है और सारी प्रक्रिया को हेलोक्रोमिज्म कहा जाता है। किस प्रकार से होता है वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फिनोल्फथलीन। एग्जाम्पल ये है फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसमें ये जो ग्रुप्स हैं वो एक तल पे नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को एक तल पे मान भी लिया जाए तो फिर भी आप देखिए कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर जो संयुग्मित द्विबंध की संयुग्मित जो सिस्टम है यहाँ और यहाँ, वो दोनों आपस में दो सिंगल बॉन्ड, दो एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी संयुग्मन का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं ये जो है क्रोमोफोरिक होने की वजह से भी इसका अवशोषण जो है विजिबल रेंज के अंदर नहीं है। अब आप देखें कि जैसे ही जो ये पीएच है वो उस एसिडिक पीएच या नियर न्यूट्रल पीएच है और उस पीएच रेंज में ये संरचना है। इसी यौगिक की जो कि फिनोल्फथलीन है उसकी पीएच 8 to 12 में, यानी बेसिक पीएच में देखिए ये संरचना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये जो दोनों जो रिंग्स हैं वो आपस में जो है
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेशन के द्वारा बंधे हुए हैं। अब ये जो कॉन्जुगेशन है उसका विस्तार संयुग्मित द्विबंध का विस्तार इन दोनों ग्रुप में है, जबकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ संयुग्मित था, यहाँ संयुग्मित था, लेकिन आपस में वो एक दूसरे से कॉन्जुगेशन से जुड़े हुए नहीं थे, यहाँ वो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो है बेसिक पीएच में पाई से लेके पाई एस्ट्रिस्क का जो ट्रांजिशन है उसकी ऊर्जा जो है घट जाती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और इसके साथ ही ई मैक्स यानी तीव्रता जो है वो भी बढ़ जाती है। और जो कलर आता है, अवशोषण होता है पाई से पाई एस्ट्रिस्क रीजन में, इस संयुग्मन की वजह से वो रंग हमको पिंक कलर दिखता है टाइट्रेशन के आखिर में, जब हम आखिरी बूंद NaOH का कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं टाइट्रेशन के आखिर में, ये कलर जो है वो पिंक हो जाता है, जो कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया होगा। आइए देखते हैं ऑक्सोक्रोम्स के बारे में। देयर आर सम सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच व्हेन रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोफोर change of the position and intensity of absorption band of chromophore, they change it, and such substituents are called as oxochromes. तो क्या है कि कुछ सब प्रतिस्थापित ऐसे होते हैं जिनमें द्विबंध नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किसी भी क्रोमोफोर में, जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर सारे के सारे कार्बन हैं तो यहाँ ये जो कार्बन है ये CH2 होगा। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर बनाती हूँ। से फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, अगर ये सबसे छोटा क्रोमोफोर अगर है तो इसमें एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन चूज़ कीजिए, ये या ये, इनको अगर आप चेंज कर देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह अगर आप सपोज़ बीच में से मैं हटाती हूँ इस डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर मान लीजिए मैंने OH ग्रुप लगाया, OH के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH में खुद में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये देखिए इसका ट्रांजिशन इस प्रकार से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही संयुग्मन हुआ, ट्रांजिशन बढ़ा, किसकी वजह से? इस ग्रुप की वजह से जिसका खुद का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, पर वो जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो क्रोमोफोर था यहाँ पर एक H था, उसको हटा के हमने ये OH लगाया है। तो ऐसा समूह जो संयुग्मन जो ट्रांजिशन है या आप कह सकते हैं रेजोनेंस है, उसमें बढ़ावा ला सकता है, ट्रांजिशन को हेल्प करता है। UV विजिबल जो रेंज है उसमें जो संक्रमण है पाई से पाई एस्ट्रिस्क, इसकी ऊर्जा को वो कम कर देता है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो बढ़ा देता है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ जो है ट्रांजिशन जो कि इंटेंसिटी, तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ग्रुप जो कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया था OH ग्रुप का, उसको ऑक्सोक्रोम कहा जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, कहा हुआ है कि सम सब्स्टिट्यूएंट्स व्हेन रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम ऑफ द क्रोमोफोर, किसी क्रोमोफोर का हाइड्रोजन एटम कोई प्रतिस्थापित अगर उसकी जगह वो प्रतिस्थापित लगा दिया जाए और वो प्रतिस्थापित चेंजेस द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, पोजीशन यानी लैम्डा की वैल्यू को चेंज कर देगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा देगा, और इंटेंसिटी यानी ई मैक्स की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो किसकी? क्रोमोफोर की लैम्डा मैक्स और ई मैक्स को बढ़ाएगा। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ऑक्सोक्रोम्स यूजुअली डोंट गिव राइज टू एब्जॉर्प्शन इन UV रीजन, वो खुद का अवशोषण नहीं होता उनका। UV विजिबल रीजन में OH ग्रुप का हमने एग्जांपल लिया, इसका खुद का कोई अवशोषण जो है UV विजिबल रेंज में नहीं होगा, बट इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड समटाइम्स वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्रोमोफोर, परंतु वो तीव्रता, अवशोषण की तीव्रता और लैम्डा की वैल्यू को भी परिवर्तित या चेंज कर देता है, कुछ इस तरह से कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो UV विजिबल रेंज में आराम से आ जाती है और जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है, तो रंग बहुत गाढ़ा या डार्क हो जाता है, और ऐसे ग्रुप को हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। और फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप्स हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिनमें नहीं है,
तो ऐसे ग्रुप्स या जैसे CH3 जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन के द्वारा देता है, तो S और जो ट्रांजिशन है या रेजोनेंस को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ग्रुप जो हैं वो ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित यौगिकों में फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स फाइंड आउट द क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। तो आप ये एग्जाम्पल देखकर उसको समझ सकते हैं। देखिए ये क्रोमोजन है, इनका कोई अपना अवशोषण नहीं है, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एक ऐसे ग्रुप लगाया जैसे जो कि UV विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करे, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, और उसको कहेंगे हम क्रोमोफोर, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। जिस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उन्हें कहेंगे, जिस हिस्से के साथ वो उस बेसिक स्ट्रक्चर को कहेंगे क्रोमोजन। ये इस क्रोमोजन, ये देखिए क्रोमोफोर के लगने से संयुग्मन का विस्तार यहाँ से यहाँ तक पूरी श्रृंखला है, जो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से पूरा सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल सिंगल देन डबल सिंगल डबल, ये तो पूरा संयुग्मन का पूरा विस्तार है। और उसके अंदर ये पूरा जो है अवशोषण करता है UV विजिबल में, और उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगाया तो वो ऑक्सोक्रोम की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी जो है रिंग में देगा और आगे संक्रमण या रेजोनेंस में मदद करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है ट्रांजिशन या लैम्डा से पाई से पाई एस्ट्रिस्क की जो एनर्जी रेंज है उसको वो घटा देगा, या लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ा देगा, तो ये एक ऑक्सोक्रोम की तरह कार्य करेगा। दूसरा एग्जांपल आपके इसमें स्क्रीन पे है, ये रहा क्रोमोजन, उसके में ये NO2 लगा हुआ है जो कि क्रोमोफोर है। NO2 को क्रोमोफोर क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर मैं इसको साइड से देखो, यहाँ ना लिख के, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, यहाँ यूँ देखूँ, इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ऑक्सीजन एक और है। तो ये देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड की वजह से जो है पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन हो सकता है, तो ये एक क्रोमोफोर है। लेकिन यहाँ जो NH2 है और यहाँ जो OH लगा हुआ है, इन दोनों के ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये दोनों के दोनों ये क्रोमोफोर तो नहीं है। लेकिन ये ऑक्सोक्रोम है, क्योंकि इनके ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो जो है इस रिंग में दे सकते हैं बाय रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और जिससे कि जो पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन की जो ऊर्जा है, या फिर N से पाई एस्ट्रिस्क की जो ऊर्जा है वो चेंज होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, और इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। तो रंग हमें बहुत अच्छी तरह से UV विजिबल रेंज में दिखते हैं इन दोनों के डाल देने पर, ऐड कर देने पर इस सिस्टम में। और आप देखो कि ये जो पूरा सिस्टम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का, ये तो एक क्रोमोफोर की तरह क्रोमोजन में कार्य करेगा, और ये पूरा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्रोमोफोर्स हुए, और ये ऑक्सोक्रोम्स हुए, और ये क्रोमोफोर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। याद रखिएगा कि जो क्रोमोफोर होते हैं उनमें अनसैचुरेशन या असंतृप्तता होती है, और जो ऑक्सोक्रोम होते हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी पहचान करना पड़े आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ मैटर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।